नमस्कार, की रिव्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चीन में फैले रहस्यमय बुखार और निमोनिया को लेकर वाराणसी के सीएमओ ने कहा, भारत में अभी कोई खतरा नहीं। कोतवाली थाने की पुलिस ने 12 और चौक थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच द्वारा हड़ताल की तैयारियों के दृष्टिगत दी गई जानकारी। और गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया श्रवण। और अब खबरें विस्तार से। रहस्यमय बुखार और निमोनिया को लेकर वाराणसी के सीएमओ ने कहा कि भारत में अभी कोई खतरा नहीं है। चीन में एक रहस्यमय बुखार और निमोनिया ने पांव पसार रखा है, जिसको लेकर भारत सरकार भी सतर्क है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से बच्चों को होने वाली सांस संबंधी तकलीफ के मामले की जानकारी देने को कहा है। सरकार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जैसी बीमारी और सांस लेने की समस्या के मामलों को जिला स्तर पर रिपोर्ट किया जाए। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी ने बताया कि इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है, जिसके कारण बच्चों और युवाओं में सर्दी, खांसी, जुकाम होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब तक चिंता की कोई बात सामने नहीं आई है। अब तक ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि भारत में कोई भी खतरा है। सर, ये जो अभी बच्चों के जो वायरल फीवर की तरह हो रहा है चीन में भी, उसके लिए लेकर और अपने यूपी में भी क्या स्थिति है और क्या अपने वाराणसी में क्या तैयारी है इसको लेकर? जहाँ तक तैयारी की बात है तो जो भी हमें निर्देश मिले वो पूरी तरह हम लोग हर लेवल पे हर चीज़ का तैयारी है और उसमें कोई कमी नहीं है। सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें मुहैया की गई, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि कोई भी केस यहाँ पर अभी ऐसा संदिग्ध भी है, ऐसा कोई ऐसी कुछ घटना भी नहीं, कोई भी कहीं हमारी रिपोर्टिंग में पूरे वाराणसी में कहीं नहीं है। तो ये है कि थोड़ा सा वैसे भी मौसम बदल रहा है, तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि सभी लोग अभिभावक अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कपड़े अच्छी तरह पहना रखे और ठंड से बचा के रखे और लापरवाही अपनी तरफ से ना करें और अलर्ट। हाँ सर, अगर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम या खांसी इस तरह का हो रहा तो क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे उनको? जैसे ही बच्चों को कोई प्रकार की सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जरूर सलाह लें और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल है, सभी जगह पे चिकित्सक और सभी दवाइयाँ और सभी जांच उपस्थित है। अपने से घर पर रहकर किसी प्रकार का अपना कोई इलाज घरेलू जो असंवैधानिक है वो ना करें। सर, सीएससी और पीएससी पे क्या निर्देशित किया गया है इसको लेकर? सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल सारे हमारे नियमित रूप से हमेशा सारी सुविधाएं हैं उपलब्ध और कि सारी जांचें भी उपलब्ध हैं और अपने जांच आप कराने आई लैब मित्र आपके माध्यम से आपको जांच आपके मोबाइल पे मिलेगी, आप उसका भी आपको आराम से लाभ ले सकते हैं और सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप किसी प्रकार की किसी भी जिला अस्पताल में जाएंगे आपको सारी सेवाएं मिलेंगी। कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने अंतर जनपदीय गिरोह के 12 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में दर्शनार्थियों, पर्यटकों के साथ मंदिरों में एवं घाटों पर भ्रमण कर चेन, पर्स आदि चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 12 शातिर चोरों को कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान व पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में व सहायक पुलिस कोतवाली व थानाध्यक्ष कोतवाली के निकट पर्यवेक्षण में कमिश्नरेट वाराणसी के थाना कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा दर्शनार्थियों, पर्यटकों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में शहर में भ्रमणशील शातिर चोरों को उनके द्वारा पूर्व में किए गए चोरी की घटना से संबंधित प्राप्त फुटेज के आधार पर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गण के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पर्यटकों के साथ घटित घटना काल भैरव मंदिर में व दशाश्वमेध घाट पे, जिसमें एक अभियोग पुलिस स्टेशन कोतवाली
में पंजीकृत किया गया था और एक अभियोग दशाश्वमेध घाट पर पंजीकृत किया गया था। दोनों के लिए अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया था। टीम ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और उस अवलोकन के आधार पर जो है 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। दोनों घटनाओं से संबंधित जो है धनराशि भी बरामद हुई है और दोनों की पहचान भी कराई गई है। 12 अभियुक्त ये योजना बना करके और टीमबद्ध होकर के जो बाहर से श्रद्धालु या पर्यटक आते थे उनकी चेन जो है चुराने का कार्य करते थे या सामान चुरा लेते थे और उसको फिर औने पौने दाम पर बाजार में बेच देते थे। ये सारे के सारे जो है युवा अपराधी हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया गया जिसमें प्रत्येक 12 अपराधियों में से सभी का सभी जो है आपराधिक इतिहास है। कुछ का लूट का भी जो है अपराध है और शेष के चोरी के अपराध हैं, आर्म्स एक्ट के अपराध हैं। तो ये पूरे गैंग जो है चेन स्नैचर का अंतर जनपदीय गैंग है। इनका गैंग पंजीकृत किया जाएगा। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और शेष भी अन्य जो और भी जनपद हैं सभी से भी इनका आपराधिक इतिहास संकलित किया जाएगा। क्या लगता है कल देव दीपावली का पर्व था, उससे पहले इस तरह की उपलब्धि क्या कहिए, बड़ी घटना या बड़ी लूट की घटना को कारित करने वाले थे? ये निश्चित रूप से यदि पकड़े नहीं जाते तो पुनः जो है पर्यटकों या श्रद्धालुओं के साथ मंदिर या आसपास कहीं में कहीं या घाटों में घटना कारित कर सकते थे। इनके साथ क्या औरतें भी सम्मिलित हैं या ये सिर्फ पुरुष ही गैंग में? अभी इनका पीसीआर ले करके और पूछताछ की जाएगी और जो इनके गैंग के अन्य मेंबर्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया क्या कुछ? ये पूरी टीम ने बहुत ही तत्परता के साथ में इनकी गिरफ्तारी किया है और इनसे गहनता से पूछताछ की गई है, जिन्होंने दोनों घटनाओं से को जो है कबूल किया है। चौक थाने की पुलिस ने चोरी के एक एंड्रॉयड मोबाइल संग एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोरी की एक आदत एंड्रॉयड मोबाइल के साथ एक नफर शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार हुआ। पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी प्रवीण कुमार की टीम द्वारा मणिकर्णिका गेट के पास से स्कूटी की डिग्गी से चोरी किए गए मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 33,000 रुपए है के साथ अभियुक्त प्रवीण राज श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिनांक 21 नवंबर को करीब 10 से 11 बजे के बीच एक व्यक्ति दर्शन पूजन करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आए थे तथा मणिकर्णिका गेट के सामने स्कूटी लगाकर तथा उसकी डिग्गी में अपना मोबाइल रखकर दर्शन पूजन के लिए गए। वापस आने पर उनकी डिग्गी में मोबाइल नहीं था। आवेदक द्वारा काफी खोजबीन किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर आवेदक द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुखबिर खास के माध्यम से अभियुक्त को चितरंजन पार्क से रात्रि में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिस पर थाना चौक पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चोरी गए मोबाइल को बरामद किया गया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच द्वारा हड़ताल की तैयारी के दृष्टिगत पत्रकारों को जानकारी दी गई। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच द्वारा हड़ताल की तैयारी के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि विगत माह अक्टूबर से ही कर्मचारी शिक्षक व अधिकारियों द्वारा ब्लॉक तहसील व सभी विभागों में हड़ताल के समर्थन में बगैर किसी दबाव के स्वेच्छा से सहमति पत्र भरवाए जा रहे थे, जिसमें भारत सरकार के सभी विभागों के लगभग 90% कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए सहमति पत्र मतपेटियों में गुप्त मतदान किया। मतपेटियां लखनऊ जाएंगी, जहां प्रदेश के सभी जिलों की मतपेटियां एकत्रित होकर प्रांतीय नेतृत्व द्वारा हड़ताल का निर्णय कर शीघ्र घोषणा की जाएगी। इस बार हड़ताल केंद्र व राज्य सरकार के सभी शिक्षक कर्मचारी व अधिकारी मिलकर एक साथ करेंगे।
आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया था कि विगत माह से हम लोगों ने जो है पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हड़ताल हेतु सहमति पत्र कर्मचारियों से भरवा रहे थे। आज उसका आखिरी दिन था और आज के बाद ये जो सहमति पत्र है हमारे मंडल अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी जी, मंडल मंत्री दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी लेकर लखनऊ जाएंगे, जहां पर ये पूरे प्रदेश का एकत्रित होकर के हड़ताल की घोषणा की जाएगी। देखिए, ये मांग तो हम लोग विगत 10 वर्षों से कर रहे हैं लगातार जो है, और 10 वर्षों से करने के पश्चात भी अभी सरकार का कहीं सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस मांग को लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, रामलीला मैदान तक हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी हम लोग प्रस्तुत करके ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, परंतु अभी कुछ ऐसी सरकार तरफ से हलचल नहीं दिख रही कि हमारी पुरानी पेंशन लागू होगी। ऐसे में मजबूर होकर के सरकार हमको मजबूर कर रही है हड़ताल की ओर जाने के लिए। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा, इस बार की हड़ताल बहुत बड़ी हड़ताल होगी, जहां हमारे रेलवे से लेकर के आयकर विभाग से लेकर रेल डाक सेवा से लेकर के पूरे राज्य कर्मचारी, चाहे वो किसी भी प्रदेश को, जहां हमारी ये पेंशन व्यवस्था नहीं लागू है, सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे और ये देश का एक बहुत बड़ा मजदूरों का आंदोलन होगा। क्या वजह है कि नहीं हो रहा है? वजह ये तो सरकार जाने, लेकिन हम लोग चूँकि पुरानी मांग है नहीं हमारी, ये पहले हम लोग की व्यवस्था मिल रही थी। हम लोग तो सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप द्वारा जो नई पेंशन योजना लागू की गई है, जो व्यवस्था लागू है, कहीं से हमारे लिए आच्छादित नहीं है और इस बात को स्वयं सरकार में बैठे लोग जान रहे हैं इस बात को लेकर के, लेकिन उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि या तो उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, या कहीं हटवाटता है, या कहीं वो लड़ना चाहते हैं इस देश के मजदूरों के साथ। कुछ सप्ताह आपके साथ रहे हैं, क्या वजह? नहीं, हमारे साथ होते तो हमारी मांग को लागू होते, और अब अगर हड़ताल हम करेंगे तो निश्चित रूप से आमजन इससे इफेक्टेड होगा, लोगों को तकलीफ़ें होंगी, लेकिन एक देश के आम नागरिक के लिए, अगर कोई मजदूर के लिए अगर कोई संघर्ष होता है तो पूरे देशवासी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग प्रदान करेंगे, इसकी मेरी आशा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो लाखों लाख कर्मचारी हैं जो है, अगर केंद्र को मिला लिया जाए तो लगभग हमें लग रहा है कि 40 से 50 लाख के लगभग कर्मचारी होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारा पूरा परिवार इससे इफेक्टेड हो रहा है, तो सारे लोग हम लोग एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपकी मांग पूरे को क्या करेंगे? नहीं, मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम लोग का तो एक ही नारा है और ये चुनाव तक चलेगा। अगर चुनाव तक पूरी नहीं होगी तो खुल करके हम सभी लोग इस बात को कहेंगे कि जो पुरानी पेंशन हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और जो हमारी मांग का समर्थन करेगा हम उसके साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 55वें वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी प्रहलाद घाट के 55वें वार्षिक खेलकूद व 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन आरएस गौतम, डीसीपी काशी जोन वाराणसी के करकमलों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद विद्यालय की छात्राओं द्वारा गणेश वंदना गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि का मंच पर स्वागत, माल्यार्पण कर बैज अलंकरण कर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। खेलकूद के विविध कार्यक्रमों में छोटे बच्चों का टॉफी रेस, म्यूजिकल रेस, बॉल बैलेंस रेस, पिक्चर फिलिंग रेस, स्किपिंग रेस तथा बड़े बच्चों का रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, चेस एवं कैरम खेल सम्मिलित था। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और इनके बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अति आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों को सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं जैसे 112, 1090 आदि के बारे में जागरूक किया। विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशिला पांडे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और बच्चों को ये संदेश दिया कि खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने विद्यालय के 55वें वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे तथा बाल विद्यालय डुमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। खेलकूद कार्यक्रम का संचालन संतोष तिवारी ने किया। कार्यक्रम में चंदन चौधरी, नारायण शर्मा, मिथिलेश झा, किरण शर्मा, सोनिया मिश्रा, अशोक उपाध्याय, चंद्रदीप सिंह, करण मिश्रा, विनीता जेटली आदि बच्चे व अभिभावक मौजूद रहे।
गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। संपूर्ण बाल विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है और एक सहज व्यक्ति की जो परिकल्पना हमारे हृदय में सदैव बनी रहती थी, आज मैं उसका जीवंत रूप देख रहा हूँ माननीय गौतम जी के रूप में। आपके पास जब मैं गया और जब भी मैं जाता हूँ तो बहुत से कार्य इनके टेबल पर पड़े रहते हैं, बहुत सी फाइल पड़ी रहती है, वो बैठा लेते हैं और कहते हैं पांडे जी बस बैठो, 10 मिनट में खाली हो जाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल के वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल में वार्षिकोत्सव गुंजन 2023 का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि नवीन कुमार पाठक, बीएससी सोनभद्र एवं विद्यालय के प्रबंधक व सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने विद्यालय के प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। तत्पश्चात पधारे हुए मुख्य अतिथि व सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा किया गया। इसी क्रम में विद्यालय की संस्कृति व सभ्यता का परिचय देते हुए छात्राओं द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति ने सभागार में बैठे सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। गणेश वंदना की पेशकश पर समूचा सभागार करतल ध्वनियों से गुंजायमान हो गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल के प्रधानाचार्य नीरज श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया उत्तम मार्ग उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए छात्र छात्राओं द्वारा हासिल किए गए उपलब्धियों का वर्णन बड़ी सहजता से किया तथा बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र ही भविष्य के कर्णधार हैं, जरूरत है इनके अंदर छिपी प्रतिभा को उभर कर निखारने की। इसी क्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा किड्स डांस में किड्स समूह नृत्य, सेमी क्लासिकल डांस व आर्मी डांस के माध्यम से देशभक्ति के गौरव का गुणगान करते हुए दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया गया। वहीं नन्हे कलाकारों ने ऐसी छटा बिखेरी कि संपूर्ण जनमानस अपनी जगह पर ही थिरकने पर मजबूर हो गया। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि नन्हे बच्चों ने अपने नृत्य, संगीत व वादन की विलक्षण प्रतिभा का ये प्रदर्शन दिखाया है जो अविस्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक व सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम भेंट कर आभार व्यक्त किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के दर्जनों छात्राओं की 100% उपस्थिति रही। अपने आशीर्वचन में कहा कि छात्र के अंदर संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, तभी छात्र अधिक से अधिक प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे तथा देश के लिए अपनी भूमिका तैयार करेंगे। इस अवसर पर सभी शाखा के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण सहित समस्त सदस्य, छात्र छात्राएं व अभिभावकगण उपस्थित रहे। ये बार
गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। श्री गंगानगर सरायडंगरी टिकरी में व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा वाचन हो रहा है। कथा के तीसरे दिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मोह के भंग के निमित्त राजा परीक्षित प्रश्न किए। कथा में व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने बताया कि 7 दिन बाद मृत्यु होने का श्राप मिलने से राजा परीक्षित चिंतित हो गए थे। मिलन के दौरान सुखदेव महाराज ने कहा कि 7 दिन में मोक्ष सिर्फ भागवत गीता के श्रवण से ही मिल सकता है। साथ ही राजा परीक्षित से भागवत भक्ति करने को कहा। इसी कड़ी में कवित्री कृति सागर ने बताया कि आज हम अपने पूरे परिवार के साथ व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज की कथा का श्रवण करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी भागवत कथा हो हम सभी महिलाओं को अवश्य सुनना चाहिए। वहीं भगवतीपुर से आई वंदना सिंह ने बताया कि हमारे घर के 10 लोग कथा का श्रवण करने आए हैं और हम लोग 3 दिन से लगातार यहां आ रहे हैं। और भगवान कपिल के 5-9 महीने पीछे तिलक कर रही हैं, चंदन कर रही हैं, सुंदर पाटे पे बिठा देती हैं। माता देवती सोचती हैं कि बहती गंगा में कौन हाथ धोना नहीं चाहता। आज भगवान मेरे घर में स्वयं पुत्र बनकर आए हैं तो कौन नहीं मुक्ति चाहता। और इसी तरह से प्रणाम करने लगी। उस समय भगवान कपिल कहते हैं कि माँ मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो। उस समय माता देवती कहती हैं कि तुम ही किसी को माता बनाते हो और तुम ही किसी को पिता बनाते हो, किसी को बहन बनाते हो। और सब बतलाइए। उस समय प्रभु कपिल देव कहते हैं कि स्वयं ज्ञानी माता हैं, विदुषी परम है, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले मन को संयम रखने का नियम डालो। जिनके अंदर संयम आ गया उसी का जीवन सुंदर हो जाता है। इसीलिए पहले मन को अपने काबू में लाना चाहिए। जीव सबसे खराब कोई चीज है कि स्वाद। अगर एक बार आपके मन में मुख में स्वाद किसी चीज की लग गई तो रोज रोज खाने का मन करेगा। तो पहले जो है अपने जीभ पे काबू लाना चाहिए, क्योंकि जीभ ही एक। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन, जिस तीसरे दिन की कथा में हम जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मोह के भंग के निर्मित राजा परीक्षित प्रश्न किए कि मनुष्य को जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहें कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो सबसे सर्वप्रथम कार्य करना चाहिए कि प्रातः काल जल्दी उठने का नियम करना चाहिए और श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, श्वास आयन न होए, ना जाने किस सांस पे आयमन होए न होए। तो प्रयास रहे कि हर सांस में खाते पीते उठते बैठते जो व्यक्ति भगवान नारायण का भजन करता है उसकी मृत्यु तो आती है, लेकिन उसकी मृत्यु कब इस पता नहीं चलता किसी को। तो ऐसा ही प्रयास, क्योंकि जीवन में रोग रूपी जो है शरीर में एक उत्पन्न हो जाता है तो जीवन बहुत छोटी, जीवन भी बहुत बड़ी लगने लगती है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि नारायण का जो भजन करते चाहना चाहिए। और यही कथा का व्याख्या हुआ। ध्रुव जी महाराज हमारे जो 5 वर्ष के आयु में भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त किए। कथा के माध्यम से ही हमारे जितने भक्तगण लोग हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। जिनके हृदय में भगवान आकर बैठते हैं वह भगवान आत्मा का और परमात्मा का मिलन होता है। गुरु जी आज महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, महिलाएं रो भी रही थी, तालियां भी बजा रही थी। जी आज महिलाएं क्या है कि कहते हैं कि माताएं एक ऐसी होती हैं कि करुणा जब आता है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव वन में गए
वन में कोई माता नहीं चाहती कि मेरा बालक वन में जाकर जो है छोटा सा बालक वन में जाएगा कैसे रहेगा। इस बात को सोचकर माताओं के आंखों से आंसू निकलने लगा। खुशी तो तब आई जब भगवान नारायण दर्शन दिए तो माताएं उछल कर नाचने लगी कि नारायण ऐसे ही मेरे पुत्र को दर्शन देते रहें। और गुरु जी की कथा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं पिछले बार भी डेली कंटिन्यू गुरु जी का कथा सुनी और मुझे बहुत लाभ मिला। गुरु जी के मुख में साक्षात सरस्वती जी का वास है, वो जो बोलते हैं वो सही होता है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मुझे पिछले बार गुरुजी लड्डू गोपाल दिए और मुझे बोले कि जाइए आप लेकर उसका अच्छी तरह से पूजा सेवा करिए, आपके जीवन में कुछ नया होगा। तो वो सच में उनके मुख पे सच में सरस्वती माता वास की और सच में नया हुआ। मतलब मेरी जो जीवनचर्या है वो बदली और मुझे अच्छा सा मतलब बहुत अच्छा, मुझे इतना अनुमान नहीं था कि मिलेगा। वो बहुत अच्छा घर, मतलब 6 महीने के अंदर गुरुजी बोले कि 6 महीने के अंदर आपको घर मिलेगा, अच्छा बन जाएगा। वो सच में 2 मंजिला घर बन के 6 महीने अंदर तैयार हो गया। उसीलिए गुरुजी का कथा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इनका अच्छे से सुनती हूँ और एकदम लगन। देखा जाता है कि घर का काम काज इतना रहता है। नहीं घर का मैं मैनेज करना अपने ऊपर है और मैनेज करके मैं आ जाती हूँ। वो तो एक बहाना रहता है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, वो तो महिलाओं का बहाना है। अगर सब कुछ पॉसिबल है, वो करना चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है। वो जो नारी है वो शक्तिकरण है, मतलब नारी से बड़ा कोई नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या करने यहाँ आई हैं? सर यहाँ सर कथा हो रही है पंडित प्रवीण व्यास जी का, उन्हीं का श्रवण करने आई हूँ। सर ये गंगानगर कॉलोनी वाराणसी में पड़ती है। कैसा लगा, कितने लोग आपको? सर हम लोग 7 परिवार आए हैं। वैसे सर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अभी के समय में जो ये हमारे कथा श्रवण करने में लोगों को, या फिर अभी हमारी जो समाज में कुरीतियाँ ज़्यादा चल रही है, हमारे सनातन धर्म को लोग अब एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। सर मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। राम नाम की पोटली रखना हरदम पास, हरते पीरा राम की, राम नाम ही आस। मानव जीवन है मिला, सोच समझ कर बोल, काया है अनमोल ये, मन आँखों की खोल। इसलिए सर हर जगह जहाँ भी भागवत होती है, कम से कम हम महिलाओं को ज़रूर सुनना चाहिए और भागवत होने के बाद, कथा सुनने के बाद कम से कम मन में एक कुछ वहाँ से सीख करके ही जानी चाहिए। जी सर मैं सर आज कथा का 3रा दिन है, मैं पढ़ आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सारी महिलाएं ताली सर जब आंखों में आंसू आती है तो माना जाता है कि वो भगवान स्वयं ही उसके आंख में आंसू देते हैं, ऐसा माना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा के संदर्भ में जानकारी दी गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2023 की सत्रांत परीक्षा 1 दिसंबर शुक्रवार से प्रारंभ होकर 9 जनवरी 2024 मंगलवार तक चलेगी। उपेंद्र नब त्रिपाठी ने बताया कि दिसंबर सत्रांत परीक्षा के लिए जिन छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरा है वो इग्नू की वेबसाइट पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। छात्रों को परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए इग्नू के वैध पहचान पत्र एवं हॉल टिकट के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के अंतर्गत 19 जिलों में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 परीक्षा केंद्र जेल कैदियों के लिए है। इस सत्रांत परीक्षा में कुल 39,110 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। वाराणसी जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर की जो सत्रांत परीक्षाएं हैं दिसंबर 2023 की, उसमें 17 अध्ययन केंद्रों पर जो हमारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 19 जिलों में पूर्वांचल के, और पूर्वांचल के 19 जिलों में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें परीक्षाएं 1 दिसंबर से 9 जनवरी तक चलेंगी। कुल 31 दिन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 39,119 परीक्षार्थी डिफरेंट मीटिंग्स में परीक्षा में बैठेंगे।
ख़ास बात यह है कि जो 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसमें वाराणसी ज़िले में 3 परीक्षा केंद्र और 2 परीक्षा केंद्र जेल में भी बनाए गए हैं जेल कैदियों के लिए। एक वाराणसी केंद्रीय कारागार में और एक नैनी केंद्रीय कारागार प्रयागराज में जेल अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा केंद्र बनाए गए। कैसे की जाएगी सर? टीमें कितनी गठित की गई? इन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए निगरानी के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं। जो भी केंद्र जो सेंसिटिव केंद्र हैं, थोड़ा भी अगर हमें शुबा होता है ऐसा तो हम वहाँ ऑब्जर्वर को भेजते हैं और हमारे क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी से अधिकारी भी समय समय पर इन केंद्रों पर विज़िट करते हैं और लोकल ऑब्जर्वर्स जो हैं रिटायर्ड प्रोफेसर्स या जो करंट प्रोफेसर्स या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ नियुक्त किया जाता है। अस्सी घाट पर भारतीय भाषा उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विविध प्रस्तुतियां हुई। फखरुद्दीन अहमद अली मेमोरियल कमेटी व मानव गौ सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में वाराणसी के अस्सी घाट पर भारतीय भाषा उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भारत रत्न मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पौत्र आफाक हैदर खां की देश को समर्पित शहनाई के जादू से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं साबिर सैफ अली चिश्ती व साथियों की सूफियाना कव्वाली भी रूहानी महफिल कार्यक्रम में चार चांद लगाती रही। शायर डॉक्टर नायाब बलियावी, फरमूद इलाहाबादी, मंजू यादव व सुशील कुशवाहा ने अपने बेहतरीन शायराना अंदाज से बढ़कर एक अशार सुनाकर वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम आयोजक शफकत अब्बास पाशा की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अशोक तिवारी, महापौर वाराणसी, अति विशिष्ट अतिथि अतर सगीर, चेयरमैन फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, विशिष्ट अतिथिगण राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आयोजक मंडल के शफकत अब्बास पाशा, जितेंद्र कुमार, सैयद मनाजिर, आदिल हसन, रूबी रेहाना, चरणजीत सिंह, अनिल कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। जिनको सम्मानित करना है वो लोग भी पहले आ जाए, बाद में ये प्रोग्राम होगा क्योंकि इसके बाद शहनाई का मैंने एक प्रोग्राम फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी जिसके चेयरमैन आदरणीय तूरत जैदी साहब, अख्तर सगीर उर्फ तूरत जैदी साहब हैं, उनकी सहयोग से हमारी संस्था के तत्वाधान में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ वाराणसी के अस्सी घाट पे, जिसमें हमने सारे धर्म गुरुओं को शामिल किया और उनको अवार्ड कराया और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो भी बेहतरीन वर्क किया है उसके लिए, जैसे समाज सेवियों को और जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया, हमने उनको सम्मानित किया। वो उसमें वाराणसी के लोग भी थे। हमारे बड़े भाई फरमान हैदर साहब जो अंतर्राष्ट्रीय कोच रह चुके हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच हैं, उनकी सरपरस्ती मेरे लिए इसलिए ज़रूरी थी कि जब मैं यहाँ खेलता था और यहाँ पढ़ता था उस वक्त से ये मेरे कोच रहे हैं। तो मैंने इन सबों का एक गुलदस्ता इकट्ठा किया और गुलदस्ता इकट्ठा करने के बाद वाराणसी की पावन धरती पे, अस्सी घाट की इस पावन धरती पे ये प्रोग्राम किया, जिसमें आदरणीय विशंबरनाथ मिश्रा जी, आदरणीय धर्मवीर सिंह जी और हमारे जो डेनिस फिलिप साहब फादर वो आए और बाखर नकवी साहब जिन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु की भूमिका निभाई। ये सारे धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद थे और अलग अलग क्षेत्रों में बेस्ट वर्क करने वाले लोगों को भी हमने अवार्ड किया। शहनाई बिस्मिल्लाह खां के पौत्र शहनाई, जिन्होंने इसी घाट से अपनी शहनाई की शुरुआत किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये नाम बिस्मिल्लाह खां का पॉपुलर हुआ।
तो हमने उनकी शहनाई, बजरे पे शहनाई का प्रोग्राम किया है। और उसके बाद यहाँ सूफ़ी कव्वाली होगी, जिसे सारे धर्मों को एक साथ लेके एक सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया है। ये सारे प्रोग्राम थे और ये प्रोग्राम इसलिए भी करना ज़रूरी था कि ये वो धरती है जहाँ पर आदरणीय मोदी जी की सरजमीन है, उनके संसदीय क्षेत्र है। तो हम सब ये चाहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तूरज जैदी अतहर सगीर साहब का ये कहना था कि एक प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए। वो प्रोग्राम हुआ जिसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे बड़े भाई फरमान हैदर साहब का है, नजीब इलाहाबादी साहब का है, हसन साहब का है, बाकर साहब का है, एडवोकेट आशू साहब का है, बबीता सिंह जी का है, सुनील सिंह जी का है, मेरे दोस्त बचपन के सुनील अहमद खान का है और उसके अलावा चरणजीत सिंह का है। मैं इन सबों का और आप तमाम मीडिया के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मऊ चिड़ैयाकोट थाना अंतर्गत गांव आसलपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मऊ जनपद के चिड़ैयाकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा आसलपुर में करीब रात 1 बजे गोली चली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक बारात से अपने घर आया था। करीब 1 बजे अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारी गई, जिस पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर चिड़ैयाकोट थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि विगत 2 वर्ष पूर्व एक प्रधान सहित अन्य 2 हत्याएं हो चुकी हैं, जबकि गांव में हर समय फोर्स तैनात रहती है। इसके पश्चात भी हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सर, थाना चिड़ैयाकोट अंतर्गत एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, रात्रि लगभग 1 बजे के लगभग थाना प्रभारी चिड़ैयाकोट के मोबाइल नंबर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव असलपुर में इस प्रकार की एक घटना को कारित किया गया है। सूचना मिलते ही एसएचओ चिड़ैयाकोट द्वारा मुझे भी अवगत कराया गया और अन्य सभी को अवगत कराया गया। तत्काल मैं सर्किल मोहम्मदाबाद और एसएचओ चिड़ैयाकोट पूरी जितनी सभी फोर्स है वो मौके पर पहुंचे। सर्विलांस टीम और जो टेक्निकल टीमें हैं और फॉरेंसिक टीम सभी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इसमें घटना में जो भी चीजें सामने आई हैं उनको लेकर जो टेक्निकल इनपुट है और मैनुअल इनपुट जो प्राप्त हुआ है उस पर काम किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। गांव में सभी संबंधित से वार्ता की जा रही है। गांव में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है। प्रकरण में मृतक के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कई सारे इनपुट प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर टीमें काम कर रही हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चीन में फैले रहस्यमय बुखार और निमोनिया को लेकर वाराणसी के सीएमओ ने कहा, भारत में अभी कोई खतरा नहीं। कोतवाली थाने की पुलिस ने 12 और चौक थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच द्वारा हड़ताल की तैयारियों के दृष्टिगत दी गई जानकारी। और गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया श्रवण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।